Dear students, today we are going to discuss Gauss theorem. Question is this, what is this very Gauss theorem? Then we used to say this very theorem is given by Mr. Gauss, that's why it is known as Gauss theorem. Question is, what is this very Gauss theorem? We used to say this very Gauss theorem gives us relation between electric flux crossing through a closed surface, electric flux associated with the closed surface and charge enclosed by the closed surface. यह जो थ्योरम है कि अगर किसी क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज है तो उस चार्ज के चलते उस क्लोज सरफेस से टोटल कितना फ्लक्स पास करेगा, उस फ्लक्स और वह जो चार्ज है, जो फ्लक्स क्रिएटिंग चार्ज है, उन दोनों के बीच रिलेशन है. This very theorem is given by Mr. Gauss. The statement of Gauss theorem is total electric flux crossing through a closed surface, total electric flux associated with a closed surface is equal to 1 by epsilon 0 times total charge enclosed by the closed surface. अगर कोई क्लोज्ड सरफेस है, उसके अंदर कोई चार्ज है, अगर कोई क्लोज सरफेस है, इसके अंदर कोई क्लोज चार्ज है, इसके अंदर अगर कोई चार्ज है, तो इससे जो टोटल फ्लक्स पास करेगा उस क्लोज सरफेस से, मीन्स टोटल फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू फाई इक्वल टू 1 by epsilon 0 टाइम्स नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द surface. It means that we can say phi equal to q by epsilon 0. Here phi indicates flux and E indicates electric field, means you can say electric charge. It means that flux due to electric charge means electric flux, right? Question is this, how we can verify this very theorem? इस थ्योरम को हम लोग वेरीफाई कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले मैं इस थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए ले रहा हूं एक एग्जांपल स्फेरिकल सरफेस का. लेट अस सपोज इट इज योर स्फेरिकल सरफेस एंड एट द सेंटर ऑफ स्फेरिकल सरफेस. अब अभी मैं एग्जांपल ले रहा हूं सेंटर का, सेंटर पर चार्ज रख दे रहा हूं इसके. लेट अस सपोज at the center we have placed a charge q. then according to statement इस चार्ज के चलते टोटल कितने फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगे, टोटल कितने फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगे, दैट शुड बी इक्वल टू, दैट विल बी इक्वल टू q by epsilon नॉट, राइट, और q by epsilon 0. तो अब जरा इसको हम लोग वेरीफाई करेंगे कैसे कि हाउ वी कैन से इट विल बी इक्वल टू दिस. Let us suppose radius of the sphere is r. तो अब ऐसा है, इसके चलते फ्लक्स इधर मीन्स इसके चलते फील्ड लाइन्स इधर, यहाँ से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर इधर. इट मीन दैट यू कैन से, एंड वी नो दैट फ्लक्स इक्वल टू E dot epsilon s, E dot डिग्री E dot a. इट मीन दैट हमको इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, राइट. अब यहाँ पर देख रहे हैं हर एक डायरेक्शन में, हर एक पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज करेगा, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन चेंज करेगा, राइट. इट मीन दैट हम लोग क्या करेंगे, टू फाइंड टोटल फ्लक्स वी विल यूज मेथड ऑफ इंटीग्रेशन. हम लोग जो है या कैसे मेथड यूज करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा एरिया ले लेते हैं, इसका जो है इसका एक छोटा सा एरिया ले लेंगे और उस एरिया से जो है देखेंगे कितना फ्लक्स क्रॉस करेगा. उसी तरह से छोटे छोटे एरिया लेकर के हम लोग टोटल फ्लक्स सभी का फ्लक्स निकालेंगे और फिर सभी को सम कर देंगे. देन दैट विल बिकम टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड और क्रॉसिंग थ्रू दिस वेरी क्लोज्ड सरफेस, राइट. तो क्वेश्चन है कि छोटा सा फ्लक्स हम लोग, एंड दिस वेरी सरफेस इज कंटिन्यूअस, या छोटे छोटे का जो सम हो रहा है, समेशन हो रहा है, दैट इज फॉर कंटिन्यूअस. और हमने पढ़ा है फॉर कंटिन्यूअस प्रोसेस वी यूज मेथड ऑफ इंटीग्रेशन. इट मीन दैट हम लोग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन के हेल्प से हम लोग यहाँ फाइंड करेंगे,
राइट। तो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन से हम लोग कैसे यूज करते हैं कि छोटा सा एरिया ले लेंगे, छोटा सा फ्लक्स निकालेंगे, फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे। देन लेट अस सपोज वी हैव टेकन दिस रीजन, ये एक छोटा सा रीजन लिया है। अब ये छोटा सा एरिया हमने लिया, लेट अस सपोज डीए। अगर छोटा सा एरिया डीए लिए हैं तो इसका पूरे एरिया का ब्रिम टू ब्रिम मिलाएंगे, जिसका कि रेडियस आर होगा, एंड वी विल गेट अ कोन। हम लोग एक कोन मिलेगा जो कि सेंटर पर जो है यहाँ पर एंगल बनाएगा डी ओमेगा। इट विल मेक एंगल डी ओमेगा। अब हम लोग छोटा सा फ्लक्स कितना होगा, देन वी कैन राइट डी फाई इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस वेरी रीजन डॉट एरिया वेक्टर। Then now at this very point your electric field vector will be along this direction and area vector will be also along this direction, means along outward normal. It means that no doubt here angle between electric field and area vector will be 0 degree. कहीं पर भी स्फेरिकल सरफेस ले रहे हैं और सेंटर से लेंगे तो जो रेडियस वेक्टर होगा और एरिया वेक्टर होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, मीन्स angle between both area vector and electric field vector at each and every point will be 0 degree. वह जो होगा 0 डिग्री होगा, right? It means that it will be equal to E into dA into cos 0, and we know that value of cos 0 equal to 1, so it will be equal to E into dA. It means that a small flux d phi crossing through region P, crossing through surface a small area P is equal to d phi equal to E into dA. Then total flux which will cross through whole surface, that will be equal to integration of this very closed surface. And now this very integration will take place over whole closed surface. इस पूरे closed surface पर होगा। जब पूरे क्लोज सरफेस पर होगा तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर सिंबल ऐसे दे देते हैं, इट मीन दैट इंटीग्रेशन इज टेकिंग प्लेस ओवर होल क्लोज्ड सरफेस, राइट। देन इट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E इंटू डी ए, राइट। एट दिस वेरी पॉइंट इमेज से कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा सभी r डिस्टेंस पर होगा, मीन्स एट ईच इन दिस वेरी स्पेशल केस एट ईच एंड एवरी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी कांस्टेंट, एंड दैट वेरी वैल्यू इट्स वैल्यू विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाय R स्क्वायर इंटू डी ए। ना है जो कांस्टेंट है उसको इंटीग्रेशन साइन से बाहर निकाल दीजिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इज कांस्टेंट, Q इज कांस्टेंट, रेडियस इज आल्सो कांस्टेंट, या जो इसका रेडियस R ही होगा तो हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे, सॉरी कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल देंगे, देन इट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाय R स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दिस, राइट। अब जरा सा इंटीग्रेशन, अब ये जो है इंटीग्रेशन होल एरिया पर कर रहे हैं, एंड इट्स टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4 पाई R स्क्वायर, देन इट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाय R स्क्वायर इंटू डी ए का हो जाएगा इंटीग्रेशन 4 पाई R स्क्वायर। थोड़ी देर के लिए आप इसको ऐसे कह सकते हैं, इंटीग्रेशन का जो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाय R स्क्वायर, एरिया ए 0 से एरिया 4 पाई R स्क्वायर तक चलेंगे, देन इट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाय R स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाय R स्क्वायर इंटू 4 पाई R स्क्वायर माइनस 0 विच विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाय R स्क्वायर इंटू 4 पाई R स्क्वायर, राइट। 4 pi cancel, R square cancel. Now we have only in numerator Q and in denominator epsilon 0. It means that total electric flux associated with this very surface will be equal to Q by epsilon 0, or you can say 1 by epsilon 0 times net charge enclosed by the surface. Net charge enclosed by the surface, right? अब जरा सा देखेंगे, यह जो हमने बताया
स्पेशल केस लिया फॉर स्फेरिकल बॉडी और उसमें भी हमने अपने चार्ज को सेंटर पर रख दिया। नाउ आई एम कमिंग ओवर इट्स अनदर केस कि अभी भी मैं बॉडी स्फेरिकल ही लूँगा बट चार्ज प्लेस्ड एट एनी अदर पॉइंट मीन्स एट अ पॉइंट अदर देन सेंटर, सेंटर से थोड़ी अलग जगह पर है। देन नाउ क्वेश्चन इज दिस कि क्या उस केस में भी phi इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन 0 होगा। नाउ वी विल सी दैट एवरीथिंग। सी हियर, लेट अस सपोज इट इज योर क्लोज सरफेस, यह आपका क्लोज सरफेस है, राइट। एंड लेट अस सपोज योर चार्ज इज प्लेस्ड हियर, चार्ज यहाँ पर है विच इज नॉट एट सेंटर, राइट। अब जरा सा हम लोग इसमें जो कैसे निकालेंगे, देन टोटल फ्लक्स विल बी इक्वल टू, इसमें भी होगा इधर से फील्ड लाइंस क्रॉस करेगा, इधर फील्ड लाइंस क्रॉस करेगा, क्रॉस करेगा, क्रॉस करेगा, क्रॉस करेगा, क्रॉस करेगा, क्रॉस करेगा, एंड टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस विच विल क्रॉस थ्रू द सरफेस दैट विल बी इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन 0, दैट शुड बी इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन 0। अब बाबू जरा सा एक देखो, यह तो बात क्लियर है कि अगर वही चार्ज है तो जितने फील्ड लाइंस इस केस में क्रॉस करेंगे उतने ही फील्ड लाइंस उस केस में क्रॉस करना चाहिए। मतलब यू कैन से इन दिस वेरी केस आल्सो वी शुड गेट phi इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन 0। बट क्वेश्चन इज हाउ वी कैन शो इट, इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे, हाउ वी कैन वेरीफाई इट, और यू कैन से हाउ वी कैन प्रूव इट, राइट। तो चलिए मैं आ रहा हूँ, जरा सा देखिए तो बाबू अब क्या करेंगे। लिशन, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर अलग अलग डायरेक्शन में है। इट मीन दैट हम लोग यहाँ पर क्या करें कि छोटा छोटा फ्लक्स निकालें और सभी का समेशन कर दें, और यहाँ पर इंटीग्रेशन प्रोसेस होगा क्योंकि यह कंटिन्यूअस रीजन है। इट मीन दैट अगेन वी शुड यूज प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन टू फाइंड टोटल फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू द सरफेस, राइट। तो अब चलिए जरा सा मैं ले रहा हूँ, जरा सा देखिए मैं एरिया इतना ले रहा हूँ। लेट अस सपोज, अब एक बात बहुत सोचने वाली बात है कि अगर यहाँ पर है तो किसी भी रीजन में लेंगे, चाहे इधर लीजिए या इधर लीजिए, अगर छोटा सा एरिया लेंगे तो लगेगा कि यह भी एक कोन ही बनेगा, यह भी एक कोन बनेगा। ये अलग बात है कि ये इसका रेडियस अलग होगा, इसका रेडियस अलग होगा, बट वी विल गेट अ कोन, राइट, बिकॉज इट इज स्फेरिकल इन शेप। And let us suppose here we have taken a small area dA। अब हमने स्मॉल एरिया dA ले लिया है, राइट। एरिया वेक्टर विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन, यहाँ पर जो होगा एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, dA वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर विल बी आल्सो अलोंग द सेम डायरेक्शन E। इट मीन दैट अ स्मॉल फ्लक्स d phi, a small flux d phi, a small flux d phi will be equal to E dot dA, closed integral, sorry, E dot dA, which will be equal to, and then total flux will be equal to integration of this very d phi, closed integral of this very d phi, which will be equal to closed integral of E dot dA। और ये क्या हो जाएगा, it will be equal to closed integral of E into dA into cos 0 degree, and value of cos 0 equal to 1, it means that it will be equal to closed integral of E into dA। Now question is this कि क्या इस हमने अभी यहाँ कहा था कि जो इसमें जो है जो कांस्टेंट होगा उसको बाहर निकाल देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट था इस केस में, मीन्स 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू q बाय r स्क्वायर कॉन्स्टेंट था, हमने बाहर निकाल दिया था। बट नाउ क्वेश्चन इज दिस कि क्या इस केस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पर सेम होगा। देन आंसर इज नो। वाई, क्योंकि यहाँ पर r इतना बड़ा है, यहाँ पर r इतना छोटा है। वी कांट से r विल बी सेम एट ईच एंड एवरी पॉइंट, राइट। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का अलग अलग वैल्यू लेंगे। यहाँ पर हम लोग स्पेशल केस ले रहे हैं। देन हेयर इट विल बी इक्वल टू phi विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड का क्लोज इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बाय r1 स्क्वायर इंटू dA, q बाय r1 स्क्वायर इंटू dA। अब जरा सा इसमें देखिए कौन कौन सा कांस्टेंट है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट है, q कांस्टेंट है, r इज नॉट कांस्टेंट। तो जो जो कांस्टेंट है पहले हम लोग उसको बाहर निकालेंगे। इट विल बी इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
इंटू क्यू, और यहाँ हो जाएगा dA/r1²। अब जरा सा ध्यान से देखेंगे बाबू, d1/r1²। अब ये एरिया ये है और रेडियस r² है। इट मीन दैट हमने यह पढ़ा है कि अगर कोई क्लोज सरफेस हो अपने किसी पॉइंट पर एक सॉलिड एंगल बनाता है, एंड लेट अस सपोज दिस वेरी सॉलिड एंगल इज d⍵1, then we can write it will be equal to closed integral of, it will be equal to 1/4πε0 into q closed integral of d⍵1। यहाँ पर हो जाएगा dA/r1², d⍵1 यहाँ लेंगे तो d⍵2, यहाँ लेंगे d⍵3, d⍵4, बट इट विल बी समेशन ऑफ ऑल d⍵s, सो वी विल राइट समेशन ऑफ ऑल d⍵। और यह d⍵ पूरे जो है इस पॉइंट पर पूरा सरफेस कितना सॉलिड एंगल बनाएगा। हमने यह पढ़ा है कि अ क्लोज सरफेस ऑफ एनी शेप मैक्स एंगल 4π एट एनी इनसाइड पॉइंट, so it will be equal to 1/4πε0 q by क्या हो जाएगा ω0 to 4π। सभी कैसे इंटीग्रेशन करते हैं क्लास 11th में आप पढ़े होंगे, फिजिक्स में पढ़ाए होंगे आपके फिजिक्स वाले सर। इट विल बी इक्वल टू 4π - 0 विच विल बी इक्वल टू 1/4πε0 q इंटू 4π। अब कॉमन टर्म कैंसिल कीजिए, 4π, इट इज इक्वल टू q बाय, न्यूमरेटर में q है, डिनोमिनेटर में ε0। इट मीन दैट वी कैन राइट phi इक्वल टू q बाय ε0, राइट। इट विल बी इक्वल टू phi इक्वल टू q बाय ε0। इस केस में भी सही हो गया। मीन्स हमने पहला केस लिया कि चार्ज स्फेरिकल बॉडी है एंड चार्ज इज प्रेजेंट एट द सेंटर। सेकेंड केस लिया अगेन बॉडी इज स्फेरिकल इन शेप बट चार्ज इज नॉट प्रेजेंट एट द सेंटर, इट इज प्रेजेंट एट एनी अदर पॉइंट, राइट। नाउ आई एम कमिंग ओवर थर्ड केस। इन दिस वेरी थर्ड केस we will place our charge we will take a closed body of any shape, not a spherical। कोई भी हम लोग शेप ले लेंगे, राइट, कोई भी शेप ले लेंगे और देखेंगे कि जो है क्या कुछ बनता है, इसमें हमारी क्या बात बनती है। देन से आई एम टेकिंग एन इरेगुलर शेप्ड क्लोज्ड बॉडी। तो देखिए तो जरा सा, राइट, लेट अस सपोज इट इज योर क्लोज्ड बॉडी। ये आपका क्लोज्ड बॉडी है एंड योर चार्ज इज प्लेस्ड एट दिस वेरी पॉइंट Q, राइट। क्वेश्चन इज दिस कि व्हाट विल बी टोटल फ्लक्स विच विल क्रॉस थ्रू दिस वेरी क्लोज सरफेस ड्यू टू दिस चार्ज। देन according to theorem, according to Mr. Gauss, it should be equal to q by epsilon naught, q by epsilon 0। But question is this, how we can prove it? इसको हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं? देन वी कैन से कि टोटल फ्लक्स कितना क्रॉस करेगा। तो देखिए तो टोटल फ्लक्स कितना क्रॉस करेगा मीन्स टोटल फील्ड लाइंस कितने क्रॉस करेंगे। तो देखिए जरा, ये इट मीन दैट जो इस स्फेरिकल केस में जितना क्रॉस किया था, जितना इस स्फेरिकल केस में जितना क्रॉस किया था, उतना ही जो है इस स्फेरिकल शेप में भी क्रॉस करना चाहिए। इट मीन दैट नो डाउट मीन्स कोई भी शेप्ड बॉडी रहेगा, इफ दैट इज क्लोज वन देन टोटल फ्लक्स विच विल क्रॉस दैट विल बी सेम। एंड इट, और पहले दोनों केस में हम लोग देख चुके हैं, इट इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन 0, इट इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन 0। इट मीन दैट कि यह q बाय एप्सिलॉन 0 इस केस में भी होना चाहिए। बट क्वेश्चन इज कि हाउ वी कैन शो इट। देखिएगा बाबू ध्यान से, यही आपका जनरल केस है। जब प्रूफ किया जाता है तो इसी केस को दिखाया जाता है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। लेट अस सपोज, अब हम लोग कैसे निकालेंगे? तो भाई हर एक जगह इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है, हर एक जगह एरिया वेक्टर का डायरेक्शन अलग अलग है। तो हम लोग क्या करें, छोटा छोटा फ्लक्स निकालें और सबका समेशन कर दें।
and it is taking place over what you will say continuous surface. So this very summation will get converted into integration. It means that again it will be obtained by the help of integration process. देखेंगे जरा ध्यान से। तो चलिए मैं यहाँ पर एक छोटा सा एरिया ले रहा हूँ DA, राइट। यहाँ पर एरिया हमने ले लिया DA। What will be direction of area vector? Direction of area vector will be along this direction, perpendicular to the surface and along outward normal. बट यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा that will be along this direction. That will be along this direction. एरिया वेक्टर आपका इधर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आपका इधर हो गया। Let us suppose angle between these two is theta. एंगल बिटवीन दिस टू इज थीटा। तो अगर ब्रीम टू ब्रीम हम लोग मिलाएंगे तो जरा सा ध्यान से देखिएगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। इधर वाला पोर्शन थोड़ा लंबा दिख रहा है, इधर वाला पोर्शन थोड़ा कम दिख रहा है, राइट। अब हम लोग कह देंगे कि जो है कितना बन रहा है, कितना फ्लक्स क्रॉस करेगा भाई इससे। तो जरा सा बाबू देखो, तो अगर इस पॉइंट को हम लोग सेंटर मानते हैं एंड लेट अस सपोज दिस वेरी डिस्टेंस आर, ये इमेजिन करिए डिस्टेंस आर है। अब अगर इस पॉइंट को सेंटर मानते हुए या ऐसे कह दीजिए कि यह एरिया से कितना फ्लक्स क्रॉस करेगा, तो भाई इतने एरिया में जितने फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगे। अब मुझे यह बता दीजिए जरा सा कि ये एरिया, और अगर मैं जो हूँ एक इसको सेंटर मानते हुए इस रेडियस, इसको रेडियस लेते हुए एक ये एरिया ले लूँ, ये एरिया ले लूँ, देन सेम फ्लक्स विल क्रॉस और नॉट? सेम फ्लक्स विल क्रॉस। जितना फ्लक्स, कितना फ्लक्स क्रॉस करेगा तो उतना ही फ्लक्स क्रॉस करेगा, राइट, उतना ही फ्लक्स क्रॉस करेगा। इट मीन दैट यह जो मेरा एरिया है जिससे फ्लक्स निकालना चाह रहे हैं उसका इफेक्टिव एरिया ये है, जितना इससे फ्लक्स क्रॉस करेगा उतना ही इससे फ्लक्स क्रॉस करेगा। इट मीन दैट वी कैन से, अगर इधर वाला हम लोग बात को लेकर चलना चाहें कि कितना फ्लक्स क्रॉस करेगा, तो हमने जो है यहाँ सॉलिड एंगल डी ओमेगा लिए थे, तो यू कैन से कि यह कितना सॉलिड एंगल यहाँ बनाएगा, ये वाला एक्चुअल सरफेस जो है तो उतना ही बनाएगा जितना कि ये वाला मेरा सरफेस बना रहा है। एंड दिस वेरी सरफेस इज कंपोनेंट ऑफ, यू कैन से ऐसे एरिया था, इसका एरिया कंपोनेंट ऐसे हो जाएगा। एरिया मेरा ऐसे है, इसका कंपोनेंट ऐसे हो जाएगा। इससे ऐसा करने से फ़ायदा क्या होगा कि क्योंकि अगर सॉलिड एंगल का प्रॉब्लम आती है तो सॉलिड एंगल जो है ये कितना बनाएगा, जितना कि ये बनाएगा, और ये कितना बनाएगा, देन दैट विल बी इक्वल टू दिस एरिया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये एरिया कितना होगा, ये वाला एरिया कितना होगा, एंड दिस वेरी एरिया विल बी कंपोनेंट ऑफ दिस एरिया। मीन्स व्हाट विल बी दिस वेरी इफेक्टिव एरिया, जिससे कि फ्लक्स एक्चुअल में पास करेगा। मतलब फ्लक्स तो इससे हम लोग निकाल रहे हैं, लेकिन इससे उतना ही फ्लक्स क्रॉस करेगा जितना कि इससे क्रॉस करेगा, राइट। तो अब चलिए हम लोग छोटा सा फ्लक्स निकालते हैं। देन वी कैन राइट कि इस सरफेस से कितना फ्लक्स क्रॉस कर रहा है। देन वी कैन से डी फाई विल बी इक्वल टू ई डॉट डी ए। And now see here E is along this direction, area vector is along this direction, angle between these two is theta. हर एक पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग होगा, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन अलग अलग होगा, और तो और E और A के बीच में एंगल भी अलग अलग होगा। देन डी फाई विल बी इक्वल टू E इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा, E इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा, राइट। इस स्पेशल केस में E इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा, राइट। अब जरा सा ये डी ए कॉस थीटा क्या हुआ, तो जरा सा देखिए, तो जरा ध्यान से देखेंगे। आपका एरिया ये था, एरिया वेक्टर आपका इधर था परपेंडिकुलर टू द सरफेस, एंड योर इलेक्ट्रिक फील्ड वाज अलोंग दिस डायरेक्शन, राइट। सबसे पहले इस केस को समझिए। आपका एरिया वेक्टर ऐसे, सॉरी एरिया ऐसे है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, एरिया वेक्टर इज अलोंग दिस डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज अलोंग दिस डायरेक्शन। ई वेक्टर आपका इधर है, एरिया वेक्टर आपका इधर है, और इसका कंपोनेंट हम लोग ये लेने जा रहे हैं, ये वाला। देन क्वेश्चन इज दिस कि यह एंगल तो थीटा है,
यह एंगल थीटा है और इस सरफेस पर एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है तो यह हो जाएगा 90 माइनस थीटा। और इलेक्ट्रिक फील्ड पर जो हो जाएगा, अगर हम लोग इसको सेंटर मानते हुए स्फीयर के फॉर्म में ले रहे हैं तो यह जो मेरा सरफेस बनेगा उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर हो जाएगा, देन इट विल बी इक्वल टू दिस वेरी एंगल विल बी थीटा, दिस वेरी एंगल विल बी इक्वल टू थीटा। इट मीन दैट यू कैन से अगर यह एरिया डी ए था तो इस एरिया डी ए का ए वाला कंपोनेंट जो हो जाएगा डी ए कॉस थीटा, इट विल बी इक्वल टू डी ए कॉस थीटा और नॉट। इट मीन दैट यू कैन से यह स्फेरिकल शेप्ड बॉडी बन रहा है और ये डी ए कॉस थीटा है विच वी आर गेटिंग हियर, देन इट विल बी इक्वल टू डी फाई इक्वल टू ई इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा। देन व्हाट विल बी टोटल फ्लक्स, ये तो इस छोटे से सरफेस से इतना फ्लक्स क्रॉस किया, दूसरे सरफेस से यहाँ का ई लेंगे, यहाँ का डी ए लेंगे, यहाँ का कॉस थीटा लेंगे, सब जगह अलग अलग लेंगे, फिर समेशन कर दें हम लोग, राइट। देन phi will be equal to closed integral of d phi which will be equal to closed integral of e into dA into cos theta। now question is this कि इस पॉइंट पर e का वैल्यू कितना होगा, देन दैट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाय ये रेडियस हमने मान लिए ले लिए r, देन r स्क्वायर इंटू डी ए कॉस थीटा विच विल बी इक्वल टू, अब जो कांस्टेंट टर्म है बाहर निकाल दीजिए, देन इट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू इंटू क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी ए मेरा कांस्टेंट नहीं है, कॉस थीटा मेरा कांस्टेंट नहीं है, आर स्क्वायर मेरा कांस्टेंट नहीं है, राइट। अब जरा सा देखिए यहाँ क्या गेम चेंज करने जा रहा है बाबू। योर दिस वेरी एरिया इज डी ए कॉस थीटा एंड दिस वेरी सरफेस इज मेकिंग एंगल, ये मेरा एक कोन बन रहा है हैविंग रेडियस आर, तो यह एक सॉलिड एंगल यहाँ बनाएगा नहीं बनाएगा। लेट अस सपोज दिस वेरी सॉलिड एंगल इज डी ओमेगा 1, देन इट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इनटू क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी ओमेगा। अब देखिए हमको क्या फ़ायदा हुआ है यहाँ पर, क्यों हमने कंपोनेंट वाली बात लिया, क्योंकि ये इस पर एंगल निकाल देंगे, यहाँ वाले सरफेस का फिर ये सॉलिड एंगल आएगा, यहाँ वाले सरफेस फिर सॉलिड एंगल आएगा, सॉलिड एंगल सॉलिड एंगल सॉलिड एंगल, इस तरह से पूरे सरफेस का हम लोग सॉलिड एंगल निकाल जाएंगे एंड देन दैट विल बी इक्वल टू टोटल एंगल दिस विच इज इक्वल टू 4 पाई, सो इट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बाय ओमेगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 4 pi which will be equal to 1/4 pi epsilon 0 q into 4 pi minus 0 which will be equal to 1/4 pi epsilon 0 q into 4 pi। क्या फ्लक्स इक्वल टू टोटल फ्लक्स इक्वल टू कॉमन टर्म कैंसिल कीजिए, देन इट विल बिकम phi इक्वल टू 1/epsilon 0 into q और यू कैन से q/epsilon 0। total flux associated with the closed surface will be equal to 1/epsilon 0। हमने तीसरा केस लिया, इस केस में भी हमारा जो है सही आ गया। इट मीन दैट नो डाउट in all cases if surface is closed and if there is something charge inside that, then total flux will be equal to q/epsilon 0, q/epsilon 0, right? Now I am coming over some special cases जिससे क्वेश्चन कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, राइट। नाउ सी है, अब मैं ये कह दूं यह तो इसके अंदर क्यू चार्ज है तो इतना फ्लक्स हुआ। क्वेश्चन इज दिस कि अगर यहाँ पर चार्ज क्यू है, यहाँ पर चार्ज ए चार्ज इमेजिन कर लिए Q1 है, ए चार्ज Q2 है, ए चार्ज -Q3 है, देन क्वेश्चन इज दिस कि व्हाट अमाउंट ऑफ टोटल फ्लक्स विल cross, what amount of total flux will cross means what will be total field lines which will cross through this very closed surface। अब एक एक करके चार्ज आइए इस Q1 के चलते। केस फर्स्ट, when many charges will be placed inside this। तो अब जरा सा देखिए तो एक एक चार्ज करके सोचिए। Q1 है पॉजिटिव चार्ज है, उसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होता है, फील्ड लाइंस अवे फ्रॉम द चार्ज होता है, इसका मतलब उसके चलते फील्ड लाइंस ऐसे होगा।
एंड फील्ड लाइन्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। Q2 के लिए भी अभी होगा, एंड तो Q1 के लिए फ्लक्स कितना होगा, देन दैट विल बी इक्वल टू फाई इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन जीरो, Q1 बाय एप्सिलॉन जीरो, फाई 2 के लिए Q2 बाय एप्सिलॉन जीरो, फाई 3 के लिए इट इज नेगेटिवली चार्ज बॉडी, ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, उसके चलते फील्ड जो होगा टुवार्ड द चार्ज होगा, फील्ड जो होगा दैट विल बी टुवार्ड द चार्ज, फील्ड जो होगा टुवार्ड द चार्ज होगा, मीन्स फील्ड लाइन जो होगा टुवार्ड द चार्ज होगा। तो इसके चलते फ्लक्स क्या होना चाहिए, अगर ई डॉट डी ए से आएंगे तो ई वेक्टर विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन एंड एरिया वेक्टर विल बी अलोंग अवे, इट मीन दैट थीटा विल बी 180 डिग्री यू कैन से, सो फ्लक्स विल बी निगेटिव। और यू कैन से कि यह निगेटिव चार्ज बॉडी, निगेटिवली चार्ज बॉडी है, फील्ड लाइंस टुवार्ड द चार्ज होगा, मीन्स यह जो है उसका फ्लक्स जो होगा फील्ड लाइंस क्रॉस करेगा बट नॉट विल मूव अवे फ्रॉम द आउटवर्ड, अवे अलोंग द आउटवर्ड नॉर्मल, बट इट विल बी टुवार्ड दिस सरफेस। तो इसका फ्लक्स निगेटिव हो जाएगा। सो टोटल फ्लक्स विल बी इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, अगर ढेर सारे चार्ज रहेंगे डॉट 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 अप टू फाई n, इट मीन दैट इट विल बी इक्वल टू summation of all phi i's, where I equal to 1 to n, but it is continuous, so we can say it will be equal to integration, you can say use process of integration, या केवल समेशन से कह दीजिए कि जो जो चार्ज आएगा वैसे होगा, राइट। केस सेकेंड, इसका केस सेकेंड में एक स्टडी क्या करते हैं हम लोग, ये कह देंगे जब चार्ज मेरा बाहर रहेगा, हमने थ्योरम जो पढ़ा है, हमने जो स्टेटमेंट जो पढ़ा है, जितना चार्ज अंदर होगा उसका 1 बाय एप्सिलॉन 0 टाइम्स। क्वेश्चन इज दिस कि व्हाट विल हैपन व्हेन चार्ज विल बी प्लेस्ड आउटसाइड द सरफेस, सरफेस से मेरा बाहर रहेगा चार्ज, मीन्स लाइक दिस। पहला मैं केस इसका एग्जाम्पल ले रहा हूँ स्फेरिकल इन शेप, let us suppose this and let us suppose charge is present here, चार्ज यहाँ है आपका, राइट। तो देखिए, तो एक मैं छोटा सा कोन बना रहा हूँ, एक छोटा सा यहाँ से रीजन ले रहा हूँ ऐसे, इस रीजन पे जो होगा, जो कि यहाँ पर अगर छोटा सा एरिया हम लोग मान लीजिए रेडियस r1 पर एंगल DA1, एरिया DA1 ले लिए, तो ये एंगल कितना यहाँ बनाएगा, d ओमेगा 1 बनाएगा, और इसका फ्लक्स क्या होगा, एरिया वेक्टर इज अलोंग दिस डायरेक्शन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन, थीटा विल बी 180 डिग्री, फ्लक्स विल बी निगेटिव। तो और इसी को आगे बढ़ाते हैं, एक एरिया ए ले लेते हैं, ए वाला एरिया, ये एरिया का जो है एरिया वेक्टर विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर अलग होगा बट इट विल बी आल्सो अलोंग द सेम डायरेक्शन। इसका फ्लक्स कितना होगा, देन इसका फ्लक्स जो होगा फाई 1 विल बी इक्वल टू, मान लीजिए Q चार्ज है, देन Q बाय, इसको ये लेकर के चलिए, देन इट विल बी इक्वल टू, इससे कितना होगा, देन इट विल बी इक्वल टू E डॉट DA1। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, देन इट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाय R1 स्क्वायर इंटू DA1। कह देंगे कि ना है, एक स्टेप और ले सकते थे, इट विल बी इक्वल टू E इंटू DA इंटू कॉस 180 डिग्री एंड विच विल बी कॉस 180 इज इक्वल टू माइनस, सो इट विल बी इक्वल टू माइनस E इंटू DA। E का वैल्यू हमने ये लिया, DA का वैल्यू DA1 लिया, राइट। इट मीन विद माइनस साइन, इट मीन दैट इट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q। और जरा सा देखिए यहाँ DA1 R1 स्क्वायर, DA1 R1 स्क्वायर, DA1 R1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू दिस वेरी सॉलिड एंगल d ओमेगा 1, इमेजिन कर लीजिए, सो इट विल बी इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू d ओमेगा 1। इतना हो गया, राइट। इससे फ्लक्स निकालिए, व्हाट विल बी फाई 2, देन वी कैन से फाई 2 विल बी इक्वल टू अगेन E डॉट, यहाँ पर E1 ले लीजिए और यहाँ पर E2 ले लें, E2 डॉट DA2 विच विल बी इक्वल टू E2 इंटू DA2 इंटू कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 इक्वल टू 1 विच विल बी इक्वल टू E2 इंटू DA2, राइट। E2 का वैल्यू यहाँ कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाय, चार्ज तो मेरा वही है, और ये रेडियस वेक्टर जो ले लीजिए R2 ले लीजिए, देन R2 स्क्वायर
एंड बाय dA2। अब जरा सा देखिए dA2/R2 विल बी इक्वल टू, अगेन यह जो कोण मेरा बन रहा है, ये सॉलिड सरफेस जो यहाँ एंगल बनाएगा, अगेन सेम एंगल d⍵1, सो इट विल बी इक्वल टू 1/4πε0 1/4πε0 इंटू d⍵1। नाउ सी हियर, यह जो आपका आया है निगेटिव साइन के साथ, यह जो आपका आया है पॉजिटिव साइन के साथ, एंड बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सो नेट विल बी 0। इट मीन दैट phi will be equal to phi1 plus phi2 which will be equal to 0। मीन्स बाहर में चार्ज रहेगा तो नेट फ्लक्स 0 होगा। थोड़ी देर के लिए और ऐसा लेकर चलिए, जरा सा देखिए तो ऐसे ले रहा हूँ, इतना बड़ा ले रहा हूँ। ये क्या होगा, इस एरिया के लिए एरिया वेक्टर इधर होगा और इसका इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, फ्लक्स निगेटिव हो जाएगा। और इधर वाले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इधर, एरिया वेक्टर इधर, थीटा 0 डिग्री होगा, फ्लक्स पॉजिटिव होगा। मतलब इधर के लिए पॉजिटिव, इधर के लिए निगेटिव, नेट फ्लक्स सम करेंगे, नेट फ्लक्स विल बी 0। इट मीन दैट व्हेन चार्ज विल बी प्लेस्ड आउटसाइड द सरफेस, नेट फ्लक्स विल बी 0। ऐसा नहीं कि स्फेरिकल के लिए भी, कोई भी सरफेस के लिए लेंगे, कैसा भी सरफेस के लिए लेंगे तो केवल अंतर क्या होगा, उसमें थीटा भी आ जाएगा और d इंटू डी इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। तो डी ई इंटू डी 1/4πε0 dA1 cos θ1 बाय r1² होगा, फिर d⍵1 होगा, और यहाँ पर जो होगा dA2 cos θ2 बाय r2² होगा, फिर ये भी d⍵ ही बनाएगा, एंड अल्टीमेटली वी विल गेट ए टोटल फ्लक्स 0। It means that total flux which will cross through any closed surface will be equal, when charge will be placed outside the closed surface, then flux which will cross that will be equal to 0। कैसे कहेंगे, तो ऐसे कह दीजिए कि जितना फ्लक्स इंटर करेगा उतना ही निकलेगा, जितना फील्ड लाइंस इंटर करेगा उतना ही फील्ड लाइंस निकल भी जाएगा। मतलब कहने का मतलब क्या होगा कि जितना फ्लक्स इंटर किया उतना निकल गया, जितना फील्ड लाइंस इंटर किया उतना निकल गया, मतलब नेट फील्ड लाइंस विच इज क्रॉसिंग थ्रू द सरफेस दैट इज 0। इट मीन दैट फ्लक्स विल बी 0, राइट? ओके माय डियर।